हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, और इसमें आज हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में समझेंगे, जिसका भाग 2 आज हम समझ रहे हैं। पिछले वर्कशीट में आपने इसका भाग 1 पढ़ा था और संविधान के मुख्य लक्षणों में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने संघवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे मुख्य लक्षण संसदीय शासन पद्धति के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, ये तो आप जानते हैं ना। और अब आप समझ भी गए होंगे कि हमारे संविधान ने ही सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है। यानी वयस्क मताधिकार का मतलब जो हमारे देश में 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, उन्हें मताधिकार दिया गया, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी इसमें किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं हमारे देश में सभी को ही वोट डालने का अधिकार है जो 18 या 18 वर्ष से ऊपर है। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। अब आप समझे कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है, कि बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की ही शासन पद्धति बन जाती है, क्योंकि इसमें चुनता कौन है, जो नेताओं को चुनता कौन है, जनता चुनती है। तो जो संसदीय शासन पद्धति है वो तो जनता की ही शासन पद्धति हो गई ना, यानी जनता का ही राज हो गया। चलिए अब हम तीसरा मुख्य लक्षण समझ रहे हैं, वो है शक्तियों का बंटवारा, यानी पावर्स किस तरह से सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। देखिए संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। जैसे हमारे शरीर के भी अंग होते हैं ना, ऐसे ही राज्य भी समझिए एक व्यक्ति है और उसके 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, यानी जनता जिन्हें चुनती है ना, फिर वो हमारे भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, और जहां बैठ के बनाते हैं उसे विधायिका या संसद कहते हैं। या फिर कार्यपालिका, जो दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। यह कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है, यानी जो नियम बने अब उनको लागू करवाना है और शासन को चलाना है, तो ये कार्यपालिका वो काम करती है। और तीसरी होता है, जो तीसरा अंग है वो है हमारा न्यायपालिका। यह न्याय व्यवस्था की देख रेख करती है और इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना होता है। यानी अगर कोई कानूनों को नहीं मानता तो उसको दंड देने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। देखिए अगर ये सब शक्तियां एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, एक की शक्ति को दूसरा व्यक्ति प्रयोग करता, तो शायद ये लड़ाई झगड़े होते रहते। लेकिन इसलिए हमारे संविधान में सभी की शक्तियों को अलग अलग किया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश भी रखता है, यानी वो एक तरह से उस पर कंट्रोल रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब आप समझे कि शक्तियों का बंटवारा क्या है। तो चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि है मिलान करें। स्तंभ क और स्तंभ ख है, आपको सही को सही के साथ मैच करना है। जैसे पहला है, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? अभी मैंने आपको बताया ही था, बताइए। वो है 18 वर्ष या 18 साल। फिर दूसरा है राज्य की कानून बनाने वाली संस्था। राज्य की कानून बनाने वाली संस्था वो है विधायिका, और जो केंद्र की कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको हम संसद कहते हैं। फिर राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी होती है? वो होती है
कार्यपालिका जो लागू करती है, और राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था वो है न्यायपालिका। अब आप समझे? तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी इसका क्या मतलब होता है। तो उत्तर है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि का जनता के प्रति जवाबदेह होना, इसको हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। फिर दूसरा है कि संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति कैसे है, बताइए। तो संसदीय शासन पद्धति में प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है और इन प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है तथा ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। तो उत्तर है कि राज्य के मुख्य 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य के प्रशासन में इन तीनों ही अंगों का बहुत महत्व है और इन तीनों ही अंगों के कारण राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। और इसके बाद आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4, शक्ति का बंटवारा, इसको स्पष्ट कीजिए। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर ही प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इससे तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।